Hello everyone, welcome to Chai Learning Center. In today's lecture, we were going to discuss about the extraction of metal. But extraction of metal को start करने से पहले आपको दो terms clear होनी चाहिए, mineral क्या है और ores क्या होते हैं. तो ये दोनों terms आपकी किसके साथ रिलेट करती है? अकरेंस ऑफ मेटल के साथ रिलेट करती है. अकरेंस ऑफ मेटल यानी कि जो मेटल है वो किस स्टेट में अवेलेबल है. तो मिनरल्स क्या है बच्चे? वो एलिमेंट्स और वो कंपाउंड्स हो गए जो नेचुरली अकर करते हैं. उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? मिनरल्स. और इन मिनरल से क्या करोगे आप? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वो क्या हो गई उसकी? ओर. तो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज नॉन एज ओर. कौन कौन सी ओर हो सकती हैं? सल्फाइड ओर हो सकती है, ऑक्साइड ओर हो सकती है और कार्बोनेट ओर हो सकती है. इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी. रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी सीरीज होती है आपकी? जिसमें आप मेटल्स को रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज करते हो. किस तरह से अरेंज करते हैं? फ्रॉम हाई रिएक्टिविटी टू लो रिएक्टिविटी. हाई रिएक्टिविटी, ये जो आपके मेटल्स हैं ये हाई रिएक्टिविटी हैं. इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी. मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मिडल रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. इनके क्या है? डिफरेंट मेथड होंगे जिससे आप क्या कर सकते हो? मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो, मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हो. तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब हाई जो रिएक्टिविटी मेटल हैं उनके लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. देन जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, यहाँ पे आप कार्बन का यूज करोगे, कार्बन को एज अ रेड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे. सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या है? नेटिव स्टेट में फाउंड है. नेटिव स्टेट में यानी कि ये क्या है? अनरिएक्टिव है. ये जल्दी से क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं करते. दे आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट, दे आर अवेलेबल इन नेटिव स्टेट. तो बच्चे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओर की. ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपकी ये मेथड्स आप अडॉप्ट करोगे. तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि आपकी क्या है? वो मिनरल जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है. कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? आपको पहले मेटल्स की रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए कि मेटल हाई रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है या फिर लो रिएक्टिव है. उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही क्या कर सकते हो? आप मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हो. अगर मेटल क्या है? आपकी हाई रिएक्टिविटी है, तो आप वहां पे कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे? यू विल चूज द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड एंड उसके बाद आपको क्या मिलेगा? प्योर मेटल ऑब्टेन होगा. देन अगर मीडियम रिएक्टिविटी है, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं ये किस फॉर्म में अवेलेबल हैं? ये आपको कार्बोनेट और की फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. कार्बोनेट यानी कि CO3 एंड सल्फाइड यानी कि S. ठीक है, ये भी आपको आगे हम इक्वेशंस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. जहां पर भी आप कार्बोनेट ओर को यूज करोगे वहां पे कौन सा मेथड होगा? कैल्सिनेशन मेथड यूज करेंगे. और सल्फाइड ओर के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? रोस्टिंग मेथड को यूज किया जाएगा. दोनों मेथड में सिर्फ एक छोटा सा ही डिफरेंस है. एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी और दूसरी इन द अब्सेंस ऑफ या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अकर होगी. ओके, नेक्स्ट इज जब ये दोनों मेथड आप अडॉप्ट करोगे, कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग मेथड. इसके बाद आपके ये जो मेटल्स हैं ये किस फॉर्म में चेंज होगी? आपके ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज होगी. इसके बाद ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने के बाद आप क्या करोगे? इस मेटल को रिड्यूस करोगे एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करके इम्प्योर मेटल से आप प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो. देन मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी. लो रिएक्टिविटी वाले मेटल ये किस फॉर्म में होंगे? आपके सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे कौन सा मेथड आप यूज करोगे? रोस्टिंग, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ सल्फाइड और के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? रोस्टिंग मेथड यूज किया जाएगा. देन आपको मेटल मिलेगा एंड देन रिफाइनिंग करके आप प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हो. ओके, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट समरी थी और की कि किस तरह से कंप्लीट ये आप मेथड्स अडॉप्ट करने वाले हो. इसके बाद अब आपके जो मेटल्स आपको मिले हैं ओर के अंदर, जो मेटल्स आप मिनरल से एक्सट्रैक्ट करोगे, अब वहां पे क्या कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी. इंप्योरिटी किस फॉर्म में होगी? सॉइल भी होगा, सैंड भी होगा, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में तो ये सब होते हैं. तो ये सारे के यहाँ आपके वैल्यूलेस मटेरियल हैं. तो ये जो वैल्यूलेस मटेरियल ओर के अंदर प्रेजेंट है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गैंग. इस गैंग को क्या करना होता है? आपको ओर से रिमूव करना होता है और इसको रिमूव करने के क्या है? डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाएंगे. डिफरेंट मेथड कौन से होंगे बच्चे? आप ग्रेविटी सेपरेशन को यूज कर सकते हो, फ्रोथ फ्लोटेशन को यूज कर सकते हो और मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज कर सकते हो. अब आप ये जो मेथड यूज कर रहे हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा कि ओर का नेचर कैसा है और जो गैंग है उसका नेचर कैसा है, कि सॉलिड है, लिक्विड है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, फेरस मटेरियल है. तो उसके बेसिस पे आप इन मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हो. जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होगा? जो पार्टिकल हैवी होंगे वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स है वो फ्लोट करेंगे. इसका एग्जांपल आप अपने किचन में भी देख सकते हो. जब आप दाल वगैरह
से अगर आपने पेबल्स को रिमूव करना है या आप दाल को भिगोते हो तो जो दाल है वो क्या है नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है और जो बिल्कुल हल्के पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ पानी में फ्लोट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ओर की वेटिंग एबिलिटी के ऊपर, यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ गैंग एंड ओर इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आप इंडस्ट्रीज में यूज करते हो जब आपने क्या करना है, मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है एक मिक्सचर से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने सैंड और आयरन मिक्स किया, आपने क्या किया उसमें से अब आपने इन दोनों को सेपरेट करना है। तो इन दोनों को आप किस तरह से सेपरेट करोगे? बाय यूजिंग द मैग्नेट। मैग्नेट की हेल्प से जो आपके जो आयरन पार्टिकल्स है, आयरन पार्टिकल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो सैंड है वो पीछे की तरफ रह जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सेपरेशन कर सकते हो। ये सभी मेथड आप अपनी क्लास 9th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, वहां पे आप ये पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि गैंग क्या होता है और कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। तो ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बच्चे एक टर्म आती है यहाँ पे मेटलर्जी। मेटलर्जी, अब तक हम क्या कर रहे हैं, ओर से आपने मेटल ऑब्टेन करना है, आपने प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। प्योर मेटल आप कैसे ऑब्टेन करोगे? सबसे पहले क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी कि वो मिनरल जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर। देन आपने उस एनरिच्ड ओर से, उस मिनरल से क्या करना है, मेटल्स को ऑब्टेन करना है। देन ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर। थर्ड, रिफाइनिंग करनी है, इम्प्योर मेटल को रिफाइन करके प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। तो इस 3 स्टेप्स में आपकी जो मेटलर्जी है वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अक्कर होती है। नंबर 1, एनरिचमेंट ऑफ ओर, देन मेटल ऑब्टेन करना फ्रॉम द एनरिच्ड ओर, एंड देन इम्प्योर मेटल को रिफाइन करके प्योर मेटल ऑब्टेन करना। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस पूरी प्रोसेस को मेटलर्जी बोला जाता है। तो यहाँ पे मेटलर्जी का एक ब्लॉक डायग्राम है जिससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। एनरिचमेंट ऑफ ओर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपने जो डिस्कस की है दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर यानी कि ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जो कंटेमिनेशन प्रेजेंट है, उसको रिमूव करना। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्ट करने से पहले क्या करोगे, आप उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करोगे। इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है आपकी? सॉइल हो सकती है, सैंड हो सकती है। तो पहले क्या करना है, आपने ओर से इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। इनकी जो प्योरिटीज हैं इनको रिमूव करने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड आप यूज करोगे, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर, कि ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उन मेथड्स को यूज करोगे। उन मेथड्स को, सेपरेशन टेक्निक्स को यूज करोगे ऑन द बेसिस विच डिपेंड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर। ओके, तो किस तरह के मेथड्स हैं, यहाँ पे आपको मेटलर्जी कंप्लीट एक ब्लॉक डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे समझते हैं मेटलर्जी को। तो मेटलर्जी पहले 3 स्टेप्स आएंगे मेटलर्जी के, कौन कौन से हैं बच्चे? नंबर 1 इज अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देन कन्वर्जन ऑफ ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यहाँ पे फिजिकल और केमिकल मेथड्स आप यूज कर सकते हो विच डिपेंड ऑन द नेचर, की ओर किस तरह का है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल मेथड कौन से हो गए आपके? मैग्नेटिक सेपरेशन होगी, फ्रोथ फ्लोटेशन होगी, और एक आपने अभी पहले डिस्कस किया है दैट इज अ ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर हाइड्रोलिक वॉश भी आप यूज कर सकते हो। केमिकल मेथड्स में कौन सा मेथड आएगा आपका? लीचिंग मेथड आएगा। ओके, तो लीचिंग मेथड, केमिकल को यूज करके क्या करना है आपने, इस कंप्लीट प्रोसेस को केमिकल्स की हेल्प से आप कैरी आउट करोगे। देन कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी आपके जो मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है, या तो कार्बोनेट ऑक्साइड हो सकते हैं या फिर सल्फाइड ओर्स हो सकती हैं। तो सल्फाइड ओर के लिए आप रोस्टिंग मेथड यूज करोगे और कार्बोनेट ओर के लिए आप कैल्सिनेशन मेथड को यूज करोगे। उसके बाद जो आपकी मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड देन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मेटल, प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हो। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट हीट हो सकती है, कार्बन हो सकती है, यहाँ पे कार्बन है बेटा ये सी कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, या फिर एल्यूमिनियम को आप यूज कर सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देन बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की। रिफाइनिंग किस तरह से करेंगे? तो रिफाइनिंग में सबसे पहले लिक्वेशन मॉल्टन स्टेट में आई, देन इलेक्ट्रोलिसिस और फिर डिस्टिलेशन का यूज करके आप इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये आपकी कंप्लीट मेटलर्जी, एक कंप्लीट मैंने ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हीं स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि लो रिएक्टिव मेटल को किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, हाई रिएक्टिव और मिडल रिएक्टिव को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो नंबर 1 इज नंबर 1 इज एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो रिएक्टिव वाले मेटल है आप उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करोगे। तो मरकरी, मरकरी का आपको यहाँ पे ये और पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिनाबार।
सिनाबार से क्या करते हो आप मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिनाबार को कैसे लिखेंगे HGS, ये किसकी है, ये मरकरी की ओर है, दैट इज अ सिनाबार। तो इसको लिखते हैं HGS मरकरी सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे पहले आपने इसको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर ऑक्साइड फॉर्म से आप इसको आप मेटल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे हम हीट मेथड को यूज करेंगे, हीट की हेल्प से। हीट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ट्राइंगल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो आपने क्या किया, मर्करी सल्फाइड HGS प्लस ऑक्सीजन, इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस में कन्वर्ट होगी, मर्करी सल्फाइड HGO ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। साथ में क्या रिलीज हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। देन HGO जब ऑक्साइड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, तो आप अगेन इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मेटल की फॉर्म में, बाय यूजिंग हीट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और साथ में क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। नेक्स्ट, कॉपर को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो कॉपर की जो और है वो कौन सी है, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड को कैसे लिखोगे आप, Cu2S, दिस इज अ सल्फाइड ऑफ, दिस इज अ ओर ऑफ कॉपर। कॉपर को आप कॉपर सल्फाइड से एक्सट्रैक्ट करते हो। तो कॉपर को हीट किया आपने, अगेन यहाँ पे ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुई। देन ऑक्साइड फॉर्म से अगेन आपको क्या ऑब्टेन होगा, कॉपर यहाँ पे ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब वो मेटल जो मिडल में लाई करते हैं, मिडल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये आपके दो फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, या तो सल्फाइड ओर होंगी या कैसी होंगी, आपकी कार्बोनेट ओर होंगी। तो सल्फाइड ओर के लिए आप रोस्टिंग मेथड को यूज करोगे, और कार्बोनेट ओर के लिए आप कैल्सिनेशन मेथड को यूज करोगे। तो रोस्टिंग मेथड एक्सेस ऑफ एयर में होता है, यानी एयर प्रेजेंस होगी यहाँ पे, और कैल्सिनेशन या तो एयर बिल्कुल ही नहीं होगी या लिमिटेड सप्लाई होगी। तो जिंक सल्फाइड ZnS लिखा है, तो ये कौन सी है, आपकी सल्फाइड ओर है। O2 आपने एक्सेस एयर में इसको हीट कराया, हीट कराने के बाद ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और साथ में क्या मिला आपको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई। कैल्सिनेशन किस तरह से होगी, अगर कैल्सिनेशन है तो क्या होगा, ZnCO3। ZnCO3 को आपने क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेजेंस नहीं है, ये किस में कन्वर्ट हुई, ऑक्साइड फॉर्म में ZnO, और साथ में क्या इवॉल्व हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इवॉल्व हुई है। अब ऑक्साइड से क्या जाना है आपको, प्योर मेटल पे जाना है। तो ऑक्साइड से प्योर मेटल पे जाने के लिए आप एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, आपका कोक। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज कोक को यूज करके क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये जिंक ऑक्साइड यहाँ पे आपको अवेलेबल हुआ, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ से क्या इवॉल्व हुआ, जिंक प्योर मेटल आपको ऑब्टेन हुआ, एंड देन साथ में क्या इवॉल्व हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है। और किस तरह से कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज करके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम देयर कंपाउंड, एंड दिस रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। किस तरह से होती है, जैसे कि MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ से क्या हुआ, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस मैंगनीज को यहाँ से रिप्लेस करेगा और क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, Mn प्लस Al2O3, और साथ में क्या इवॉल्व हुई है, हीट, यानी ये क्या आपकी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। सिमिलरली Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये इसको रिप्लेस करेगा आयरन को, और क्या फॉर्म करेगा, Al2O3, और साथ में आयरन प्लस हीट। तो बच्चे ये जो आपकी रिएक्शन है, इन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या है, आप क्या करते हो, मेटल ऑक्साइड को आप मेटल की फॉर्म में रिड्यूस करते हो, किसको यूज करके, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जब हम यूज करते हैं और मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थर्माइट प्रोसेस, एंड द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन। कहाँ इसको आप यूज कर सकते हो, आपके जो रेलवे ट्रैक्स है या मशीन में कोई क्रैक आ गया है, उनको जोड़ने के लिए, जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए आप थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हो। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, वहां पे एल्यूमिनियम पाउडर को यूज किया जाएगा मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए टू फॉर्म द मेटल। नेक्स्ट इज, ये आपके मिडल एक्टिविटी वाले मेटल से। नेक्स्ट करते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग द, सो नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम कार्बन को यूज करके रिडक्शन नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किस तरह से होगी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी कि आप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास एक एनोड प्लेट होती है, एक कैथोड प्लेट होती है,
तो कैथोड इज अ नेगेटिव प्लेट एंड एनोड इज अ पॉजिटिव प्लेट। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, कैथोड के पास, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, एनोड प्लेट के पास जाके कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिडक्शन आपको सोडियम की दिखाई है कि सोडियम को किस तरह से ऑब्टेन किया बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो NaCl ब्रेक डाउन हुआ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो कैथोड पे बचे Na, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया यहाँ पे लॉस किया और क्या फॉर्म किया, Na। सिमिलरली क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होगी आपकी हाइड्रोलिसिस के अंदर। नेक्स्ट इज अ रिफाइनिंग ऑफ मेटल की रिफाइनिंग किस तरह से होती है, तो रिफाइनिंग किस तरह से होगी, बाय यूजिंग द लिक्वेशन यानी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैथोड प्लेट पे क्या कलेक्ट होगा, एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, सॉल्यूशन आपने क्या यूज किया है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इंप्योरिटीज यहाँ पे जो ऑब्टेन होंगी इसको क्या कर सकते हो आप, रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कैसे होगा, यहाँ पे क्या यूज किया आपने, कॉपर को यूज किया, ठीक है। कॉपर का केस लेके हम यहाँ पे इसको कंप्लीट शो करेंगे। तो ये आपको सेटअप यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें एक एनोड प्लेट है, एक कैथोड प्लेट है, यहाँ पे एक आपका सॉल्यूशन यूज किया है। तो एनोड पे क्या लिया आपने, एनोड पे हमने ली है इम्प्योर कॉपर की प्लेट ली है, कैथोड पे हमने प्योर कॉपर की स्लैब ली है। सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का लिया, जिसमें हमने कुछ एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने यूज किया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दैट्स वाई यहाँ पे एसिडिफाइड वर्ड लिखा है, क्योंकि CuSO4 के साथ आपने क्या ऐड किया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं यानी जो मिक्स नहीं होंगी सॉल्यूशन में, वो कहाँ कलेक्ट हो जाएंगी, आपकी एनोड के बॉटम पे यहाँ पे कलेक्ट होंगे इस तरह से। और इसको क्या बोला हमने, क्या नाम दिया है, एनोड मड का नाम दिया है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तो यहाँ पे ये जो कॉपर इम्प्योर वाले हैं ये पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, दे मूव टूवर्ड्स द कैथोड और ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये सारे के सारे जो इम्प्योर वाले थे ये जाके यहाँ कलेक्ट हो गए प्योर पे। तो ये बन गई आपकी एक प्योर कॉपर की। देन और आपकी जो इम्प्योरिटीज थी जो सॉल्युबल नहीं है वो कहाँ कलेक्ट होगी, आपकी यहाँ पे बॉटम पे कलेक्ट होगी। और इस इम्प्योरिटी को आपने क्या नाम दिया है, दिस इज नोन एज एनोड मड। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, मेटल की रिफाइनिंग कर सकते हो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो ये 4 स्टेप आपको पता होने चाहिए कि एनोड पे, कैथोड पे, यहाँ पे मैंने कॉपर लिया है, आपको सिंपली कोई भी मेटल M के नाम से भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे इम्प्योर लेना है, कैथोड पे प्योर लेना है, और जो सॉल्यूशन लोगे जो M कोई भी मेटल गिवन होगा उसका सॉल्यूशन लेना है, और साथ में क्या करना है, आपको एसिड ऐड करना है, सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऐड करना है। तो आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो बॉटम पे इकट्ठी हो जाएंगी एनोड के, और उसको आप क्या नाम दोगे, एनोड मड का नेम दोगे। ओके तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल लेके आपको बताया है। नेक्स्ट इज अ कोरोजन। तो ये बस अब छोटा सा 2-3 टॉपिक आपके रह गए हैं। कोरोजन हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। कोरोजन क्या होता है बेटा, जब आपके जो मेटल है उनके ऊपर अटैक होता है, किसका, मॉइस्चर का या एसिड का, तो वो क्या हो जाते हैं, मेटल जंग खा जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। अब क्या सिर्फ आयरन के आर्टिकल्स पे ही जंग लगता है, क्या किसी और चीज पे जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता? तो होता है। किस तरह से होता है, जैसे आपकी कोई भी सिल्वर की आर्टिकल है, ठीक है, जैसे जो लेडीज हैं वो पायल डाल के रखती हैं या सिल्वर की आप अंगूठी डाल के रखते हो, तो आप क्या देखते हो वो थोड़े ब्लैक ब्लैक हो जाती है आफ्टर सम टाइम। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो सल्फर है, जो सिल्वर है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करता है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जो आर्टिकल्स है वो कैसे हो जाते हैं, दे विल बिकम ब्लैक इन कलर आफ्टर द यूज ऑफ सम टाइम, ठीक है। कुछ टाइम यूज करने के बाद जो वो आर्टिकल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, ब्लैक हो जाते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, कॉपर के जो बर्तन अगर आपने देखे होंगे तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो वो ग्रीन कलर की कोटिंग क्या होती है, वो एक कोरोजन ही होता है। किस तरह से होता है, क्यों अक्कर होता है, क्योंकि जो कॉपर है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब एयर के अंदर तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बाकी गैसेस भी तो प्रेजेंट है। तो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कॉपर है ये इस मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से उस यूटेंसिल के ऊपर किस तरह की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, मंदिर में आपने लोटा तो देखा ही होगा जिसे जल चढ़ाते हैं, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि वो ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर क्रिएट हो जाती है। देन दिस, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ओके तो ये भी क्या है, एक तरह से कोरोजन है।
नेक्स्ट इज आयरन। आयरन आयरन के ऊपर क्या ब्राउन फ्लेक की सब्सटेंस आपने देखी है, आपकी जो ग्रिल्स होती हैं, ठीक है, या लोहे की कोई भी खिड़की होती है, ग्रिल होती है, या कुछ भी ले लो, आयरन की नील ले लो, एक कील ही ले लो, ठीक है, इसके ऊपर आपने देखा होगा ब्राउन कलर का कुछ डिपॉजिट हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रस्ट। यहाँ पे क्या है, एयर और मॉइस्चर दोनों ही क्या है, रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन अक्कर होती है। तो रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रेटेड, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, Fe2O3.XH2O, ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है। अब रस्टिंग को किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये रस्टिंग के मैंने यहाँ पे मेथड्स आपको बताए हैं। आप पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीसिंग का यूज करो, गेल्वेनाइजिंग करो, क्रोम प्लेटिंग करो, एनोडाइजिंग करो, या एलॉय बना दो, तो क्या कर सकते हो आप, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। गेल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं बेटे, स्टील और आयरन की कोटिंग कर देते हैं, किसके साथ, जिंक के साथ। जो आयरन और स्टील है उसके ऊपर एक कोटिंग कर देंगे, किसकी, एक जिंक के लेयर की कोटिंग कर देंगे, तो क्या होगा, आप जो आपके आर्टिकल्स हैं स्टील और आयरन के, आप उसको कोरोजन होने से प्रिवेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वर्ड आया, दैट इज एलॉय। तो एलॉय क्या होते हैं बेटा, एलॉय आपकी होमोजीनियस मिक्सचर है, किसके, मेटल और नॉन मेटल के। इसमें क्या करते हो आप, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड कर देते हो आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसको ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अगर आप ऐड करोगे तो उससे क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब एलॉय में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे मैं 5 या 6 तरह के कुछ एलॉयज आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो एलॉय है किससे मिलके बने हैं और कहाँ आप इसको यूज करते हो। तो जो स्टील है, स्टील किससे मिलके बनी है बेटा, हार्ड आयरन और कार्बन को मिक्स करके क्या बनी है, स्टील बनी है। कहाँ इसको यूज करते हो, इसका यूज कहाँ होता है, रोड्स में, रेलवेज में, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, अप्लायंसेस बनाने में स्टील का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। अब यहाँ पे क्या है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील यानी कि हार्ड रस्ट फ्री आयरन। आयरन तो है लेकिन कैसा है, रस्ट फ्री, मतलब उस पर कोरोजन नहीं होना चाहिए। और क्या है इसके अंदर, क्या ऐड किया, निकल और क्रोमियम को ऐड किया। अब इसको कहाँ यूज करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में, जो किचन में आप बर्तन यूज करते हो वो किसके होते हैं, आपके स्टेनलेस स्टील के होते हैं। नेक्स्ट इज ब्रास। ब्रास किससे बनता है बेटा, कॉपर और जिंक को जब आप मिक्स करोगे तो उससे क्या फॉर्म होती है, उसको क्या क्रिएट होगा, ब्रास। ब्रास आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। इसको कहाँ यूज करते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है, गोल्ड लाइक अपीयरेंस होगी, तो इसको आप डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। लॉक्स में यूज कर सकते हो, गेयर्स में यूज कर सकते हो, प्लम्बिंग और जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वहां पे क्या कर सकते हो, ब्रास का यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, दैट्स व्हाई आप इसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज के अंदर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ब्रोंज। ब्रोंज कैसे बनता है बेटा, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन से मिलके क्या बनेगा आपका ब्रॉन्ज। और इसको कहाँ यूज करोगे, कॉइन बनाने के लिए, स्प्रिंग्स बनाने के लिए, टर्बाइंस बनाने के लिए, ब्लेड्स बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। देन सोल्डर। सोल्डर लेड और टिन से मिलके बनता है। इसको कहाँ यूज करते हैं, मेटल पीसेस को बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों मेटल पीसेस के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट इज एमेलगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो किससे मिलके बनता है, मरकरी होगा और साथ में कोई और भी मेटल इसमें हो सकता है। इसको क्यों यूज करते हैं, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं, फिलिंग करने के लिए वो किसका यूज करते हैं, एमेलगम का यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें आपको क्या पता हो इनकी किस तरह से आपने स्टील को फॉर्म किया और कहाँ कहाँ आप इसको यूज करते हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एलॉयस का मिक्सचर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने इसको फॉर्म किया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।